Good morning to all students. Today we will discuss our macroeconomics lesson, 5th and 6th lesson, money and banking. First of all, we will discuss about money. As you know, that money may be defined as anything which is generally acceptable as a medium of exchange and at the same time acts as a measure, store of value, standard of deferred payments. मनी क्या चीज़ है? मनी कोई भी वो चीज़ है जो वस्तुओं को बेचने और खरीदने के माध्यम के रूप में सभी द्वारा एक्सेप्ट की जाती है। क्लियर? एक डेफिनेशन है मनी। व्हाट इज मनी? मनी इज दैट थिंग विच इज एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो वस्तुओं को खरीदने और बेचने के रूप में, माध्यम के रूप में सभी लोगों द्वारा स्वीकार की जाती है। एक ने डेफिनेशन दी है, व्हाट मनी डू, जो मनी करती है, व्हाट मनी डज, जो मनी करती है वही मनी कहलाती है। ठीक है, पैसा समझ में आ गया? मुद्रा क्या होती है? करेंसी अलग चीज़ है। मनी, मनी तो कोई भी चीज़ हो सकती है जो माध्यम के रूप में कार्य करती है। अब आता है इसमें फंक्शंस ऑफ मनी। अब जो मनी है इसके क्या क्या काम है, कार्य क्या क्या है इसके कार्य हैं प्राइमरी फंक्शंस। अब प्राइमरी फंक्शन क्या है इसके? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये एक्सचेंज के रूप में माध्यम का काम करता है। जैसे कि कोई भी वस्तु लेनी है या बेचनी है तो उसको बदले पैसे ले सकते हैं। पहले जो बार्टर सिस्टम था उसमें ना वस्तुओं के बदले कमोडिटी वर्सेस कमोडिटी देनी पड़ती थी, तो अब मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया। ठीक है, कॉमन मेजर्स ऑफ वैल्यू और यूनिट। आज हर चीज़ की कीमत तय की जा सकती है। ठीक है, एक कार 5 लाख रुपए की, एक भैंस इतने की, गाय इतने की, ठीक है, चावल इतने रुपए का, गेहूँ इतने रुपए का। कैन यू इमेजिन दैट व्हाट विल बी द सिचुएशन इन द बार्टर सिस्टम? जब कमोडिटी वर्सेस कमोडिटी सिस्टम था उसमें आप कैसे वैल्यू फिक्स करते थे? मान लो एक कार की कीमत तय करनी है तो उसकी कीमत कैसे तय करते थे? 10 क्विंटल गेहूँ के बराबर, ठीक है, 4 क्विंटल चावल के बराबर, ठीक है, 10 भैंसों के बराबर एक गाय होगी, 4 गाय के बराबर एक कार होगी। तो एक कार की कीमत कैसे तय करते थे? इतनी ईंटों के बदले एक कार, ठीक है, इतने कपड़े के बदले, इतनी चीनी के बदले, इतनी गुड़ के बदले। तो एक कॉमन मेजर्स नहीं था। आज क्या, हर चीज़ की पैसे में पैसा एक ऐसी चीज़ होगी जो मनी है, उसको ना कॉमन मेजर्स हो गया कि किसी भी चीज़ का प्राइस रखा जा सकता है पैसे में। फिर है सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन क्या होते हैं? पैसे के जो सेकेंडरी फंक्शन है, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। डेफर्ड पेमेंट्स का क्या मतलब होता है? जो फ्यूचर में आपने कोई डील की है, ठीक है, आपके पास एक गाय है, ठीक है, आपने किसी के साथ डील की कि 6 महीने के बाद ये गाय ले जाना, तो गाय की ना एज चेंज हो जाती है, समझ रहे? लेकिन जो पैसा है, डेफर्ड पेमेंट्स है, 100 रुपीज़ देने हैं 6 महीने बाद, तो 100 रुपीज़ की सेम वैल्यू, ठीक है, 100 रुपये ही रहेंगे। लेकिन यदि आपने 6 महीने के बाद चावल देने हैं, या ऐसा कह दिया कि ये जो सब्जियां रखी है आपके सामने, जो ग्रीन वेजिटेबल है, 6 महीने के बाद ले जाना, तो हो सकता है वो सड़ जाएँ, गल जाएँ। ठीक है, कपड़े हैं, मान लो अब सर्दियों में जरूरत है उसको, कह दे कि 6 महीने बाद ले जाना, गर्मी का सीजन आ जाता है तो। लेकिन जो डेफर्ड पेमेंट्स हैं वो सिर्फ मनी ही एक ऐसा काम किया जाए फ्यूचर के लिए। ठीक है, आज समझो स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स क्या होता है? फ्यूचर में जो समझौते किए हैं, जो फ्यूचर में जो पैसे देने हैं किसी को, तो हम कमोडिटी नहीं दे सकते थे। ठीक है, मान लो सर्दियों में कपड़े की जरूरत है, अब ये 6 महीने के बाद देने, गर्मी आ जाए, उसको सामने वाले को जरूरत ही ना हो। फिर है स्टोर ऑफ वैल्यू। वैल्यू का स्टोर करती है, कोई भी चीज़ स्टोर नहीं कर सकती। जैसे आप किसी के पास पशु हैं, उसने कहा मेरे पैसे हैं ये, ठीक है, मनी के रूप में है और इनको स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक आदमी आज के टाइम पे किसी आदमी को 10,000 रुपये दे के जाता है और कहता है कि 6 महीने के बाद जब मैं वापस आऊँगा, ठीक है, तो वो वापस 10,000 रुपये ले लेगा। ठीक है, पैसे हैं, ले सकता है। लेकिन क्या एक आदमी अपनी ग्रीन वेजिटेबल्स को रखे जा सकता है कि भाई ये ले और 6 महीने के बाद मेरे वैसे के वैसे दे देना? ठीक है, या अपने पशुओं को रख के जाए और मुझे तो वैसे ही पशु चाहिए, ठीक है, या अपनी फसल रख के जाए, 6 महीने के बाद वो ख़राब हो सकती है। मान लो पशु रख दिए, ठीक है, तो पशुओं की ना, जैसे तो पैसे रखे उसने, लेकिन जो पशु रखे उसके खाने पे
खर्च आएगा, तो इसका मतलब जितने 10,000 का जो पशु है, क्या आपका 10,000 खर्च आ जाए उस पर, क्या वो वापस उसी टाइम पे दे देगा? नहीं। तो ये क्या होता है, स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब है कि जो मनी है उसका स्टोर किया जा सकता है, उसकी वैल्यू को स्टोर किया जा सकता है। 6 महीने के बाद 10,000 रुपये देगा, वापस 10 के 10, कोई दिक्कत नहीं आएगी, जहाँ रखे हैं वही रहेंगी। लेकिन यदि कोई वस्तु रख के जाता है, ठीक है, अपनी सब्जियाँ, अपने कपड़े, अपने पशु रख के जाता है, तो अब फ्यूचर के उसकी वैल्यू स्टोर नहीं की जा सकती। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, किसी भी वस्तु की वैल्यू को ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है। अब जो पैसा है इसने कितना इजी बना दिया कि मान लो एक आदमी के पास कोई चीज़ है, वो किसी भी टाइम उसको बेच के कुछ भी चीज़ खरीद सकता है। मान लो जो पैसे थे ही नहीं, बार्टर सिस्टम था, कमोडिटी वर्सेस कमोडिटी। मान लो अब किसी के पास गेहूँ है और गेहूँ के बदले ना उसको गाय चाहिए, ठीक है, उसका पड़ोसी मिल गया उसको, उसके पास गाय है, लेकिन उसको तो गेहूँ चाहिए ही नहीं, ठीक है, उसको तो अपनी गाय के बदले चावल चाहिए। अब क्या करेगा वो आदमी, जिसको गाय चाहिए अपना गेहूँ लेके चावल वाले के पास जाएगा, चावल लेके तब वो गाय खरीदेगा। तो ये होता है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, कि आज हर चीज़ पैसे के ट्रांसफ़र की जा सकती है, हर चीज़ की वैल्यू है जो ट्रांसफ़र की जा सकती है पैसे में, कि जैसे इनका प्राइस फिक्स किया जा सकता है। क्लियर। फिर है कॉन्टीजेंट्स फंक्शन, इसके जो अन्य सहायक कार्य होते हैं। बेसिस ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट का बेस है ये, ठीक है, जैसे बैंक में पैसे जमा कराते हैं या कोई भी पैसे होते हैं, वहाँ से क्रेडिट का बेस स्टार्ट होता है। लिक्विडिटी, लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है, एक गोल्ड थी, जैसे पहले गोल्ड के रूप, गोल्ड को जो सोना था उसको प्रयोग किया जाता था मनी के रूप में, लेकिन कोई भी गोल्ड से भी ज़्यादा जो लिक्विड, लिक्विड का मतलब होता है किसी भी टाइम उसका यूज किया जा सकता है। रात के 12 बजे कोई चीज़ चाहिए, पैसा दे, सभी के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है, कोई भी वस्तु खरीद सकता है। क्लियर। इसलिए लिक्विडिटी बोला जा सकता है कि पैसे से आप कुछ भी खरीद सकते हैं, हर चीज़ की वैल्यू फिक्स होगी है। जो मनी है इसने हर चीज़ की वैल्यू फिक्स कर दी है, कुछ भी चीज़ें खरीद सकते हैं, ठीक है। ये होता है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब किसी भी टाइम खरीद सकते हैं। मान लो आपके पास गोल्ड है, ठीक है, लेकिन गोल्ड हर टाइम लिक्विड है, मतलब लोग स्वीकार कर लेंगे, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आती है भाई गोल्ड को स्वीकार ना करें, ठीक है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो लिक्विड है वो पैसा है, कि किसी भी टाइम सभी लोग एक्सेप्ट कर लेंगे इसको। फिर है बेसिस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। जो प्राइस मैकेनिज्म है उसमें भी मनी का बहुत ज़्यादा रोल है, ठीक है। प्राइस मैकेनिज्म क्या होता है, किसी वस्तु का कितना प्राइस फिक्स किया जाएगा, ठीक है, वो भी पैसे पे डिपेंड करता है कि पैसे की कितनी सप्लाई हो रही है, लोगों के पास पैसा कितना है, ज़्यादा है कि कम है। यदि कम रुपये हैं, कम मनी है, तो इसका मतलब क्या, रेट भी कम होंगे, लोगों के पास ज़्यादा पैसे आ गए, ठीक है, तो ज़्यादा प्राइस हो जाएंगे। जो प्राइस मैकेनिज्म में भी मनी का बहुत ज़्यादा रोल है। मैक्सिमम प्रॉफिट टू द प्रोड्यूसर्स, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं मान लो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। पहले क्या था, मान लो इमेजिन करके देखें आप, इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट टू द प्रोड्यूसर्स, इसमें ना आप इमेजिन करके देखो, यदि मान लो कोई प्रोड्यूसर्स है, ठीक है, मान लो किसी ने प्रोड्यूसर्स जैसे किसान लगा लो, उसने फसल उगाई, तो ना उसके पैसे मिल जाते हैं। क्लियर। फसल बेच के पैसे मिल जाते हैं, उन पैसों से वो कुछ भी चीज़ खरीद सकता है। पहले क्या था, मान लो गेहूँ के बदले उसको कपड़ा लेना पड़ेगा, ठीक है, गेहूँ के बदले ही उसको सारी चीज़ें खरीदनी पड़ती थी। जूते खरीदने हैं गेहूँ के बदले, सब्जियाँ खरीदनी है गेहूँ के बदले, फ्रूट्स खरीदने हैं गेहूँ के बदले, ठीक है। अब जो वहाँ पे मकान बनाने वाले हैं ईंटों के लिए, उसके बदले में क्या देंगे, अनाज ही दे सकता है वो, और उनको अनाज की ना जोड़, तो समझ रहे। तो प्रोड्यूसर्स को ना ज़्यादा बेनिफिट होगा, पहले उसको लिमिटेड था, लिमिटेड मार्केट थी, लिमिटेड सोर्स थी, तो इस कारण मैक्सिमम प्रोड्यूसर्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर, कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन हुई है। कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन इसलिए हुई है, पहले क्या था, फिक्स नहीं हो पाता था भाई कितने अनाज के बदले कितनी सब्जियां देनी है, ठीक है, कोई ज़्यादा अनाज ले रहा है, कोई कम अनाज ले रहा है, कोई फिक्स तो नहीं होता था, ठीक है। और फ्रूट्स का कितनी वैल्यू तय करेंगे, मान लो एक वस्तु के बदले में, मतलब कि एक आदमी के पास गेहूँ लगा लो, तो उस गेहूँ से सब्जियों का रेट तय करना, गाड़ी का रेट तय करना, भैंसों का, गाय का रेट तय करना, ईंटों का रेट तय करना, फ्रूट्स का रेट तय करना, कितना, तो उसमें क्या होता था, अब कंज्यूमर को ना सेटिस्फेक्शन नहीं होती थी। जो कंज्यूमर था, आज क्या है, कंज्यूमर पैसे से हर चीज़ खरीदता है, पैसे दिए वो चीज़ खरीदी, लेकिन पहले क्या होता था, गेहूँ क्या होता, गेहूँ स्वीकार ना किया जाए, चावल स्वीकार ना किया जाए उस टाइम पे, दुकानदार को उस चीज़ की जरूरत ना हो, ठीक है। अब कंज्यूमर को ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होती है। बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, आज क्या है, जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है पैसे में किया जाता है, ठीक है। मान लो पहले क्या देते होंगे, इमेजिन करके देखो, यदि किसी ने काम किया है, ठीक है, आपके घर में मजदूरी की है, तो लोग उसको क्या देंगे, ठीक है। अब मान लो किसान होता तो चलो अनाज दे देता है, फसल दे देता है। मान लो कोई भट्ठे पे काम करता है ईंटों के पे, तो वो क्या देगा, ईंटें उठा के ले जा भाई,
ठीक है, या मान लो कोई पत्थर का काम करता है, स्टोन्स उसका काम करता है, तो क्या मजदूरी में क्या देता है, सब कोई पत्थर उठा के ले जाओ और क्या काम कर रहे हो, समझ रहे हैं। तो दुकानदार है, दुकान पे कोई काम करता है, तो पैसे तो थे ही नहीं, भाई ये सामान ले जाओ उठा के, मान लो क्या होता है, जरूरत ना, उसको कपड़े की जरूरत है, खाने की जरूरत थोड़ी, हलवाई की दुकान पे काम कर रहा है वो मिठाई ही देगा, ले जा भाई, जब काम कर रहा है मजदूरी के बदले क्या देगा, ठीक है। लेकिन उसको कपड़े की जरूरत है, मिठाई की जरूरत नहीं है। तो वहाँ पे क्या होता था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या है, आज हर आदमी को पैसे के रूप में इनकम डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। अब आता है बार्टर एक्सचेंज। बार्टर एक्सचेंज क्या होता है, वो कमोडिटी वर्सेज कमोडिटी, वस्तुओं के बदले वस्तुएं। इट इम्प्लाइज द डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स विदाउट द यूज ऑफ मनी, जब बिना पैसे के वस्तुओं के बदले वस्तुएं खरीदी और बेची जाती है। क्लियर, इसको हिंदी में बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। बार्टर एक्सचेंज क्या होता है, इट इम्प्लाइज द डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स, कमोडिटी वर्सेज कमोडिटी, वस्तु के बदले वस्तुएं, विदाउट द यूज ऑफ मनी, बिना पैसे के वस्तुओं के बदले वस्तुएं खरीदना और बेचना बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज कहलाता है। क्लियर है, यह आ सकता है बार्टर एक्सचेंज क्या होता है, कमोडिटी वर्सेज कमोडिटी या गुड्स फॉर गुड्स विदाउट यूज ऑफ मनी। अब क्या है, पहले जब पैसे नहीं थे तो क्या क्या डिफिकल्टी आती थी, अब डिफिकल्टी तो आएंगी, मान लो जब पैसे थे ही नहीं, वस्तु के बदले वस्तुएं खरीदनी पड़ती थी, तो उस टाइम की क्या क्या समस्याएं थी, तो पैसे को क्यों इन्वॉल्व किया गया, क्यों इसका इनोवेशन किया गया, क्यों पैसा आया, मान लो पैसा था ही नहीं, जब मनी थी तो क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता था। ठीक है, वैसे आपको एक नॉर्मल एग्जांपल देते हैं, जब पैसा नहीं था तो एक एग्जांपल था, जैसे कि एक सिंगर आते हैं दूसरे देश से, उन्होंने अपना प्रोग्राम किया यहाँ पे, तो उस देश के वासियों ने उसको क्या दिया, जब वो अपने देश वापस जाने लगे तो उन्होंने, पैसे थे नहीं तो उन्होंने क्या किया थे, अपने पशुओं को दे दिया, भेड़ बकरियां गायें भैंसें वो सारी दे दी उसको। अब जितना प्राइस उसको मिलने वाला था, जब उसने अपने जहाज में वो अपने देश को वापस लेके गया तो इतना खर्चा उनके ऊपर आ गया, उससे ज़्यादा खर्चा, कुछ पशु बीमार होकर मर गए समुद्री रास्ते में, ठीक है, उनके चारे पे या उनको रख रखाव पे उससे ज़्यादा खर्चा हो गया, समझ रहे। तो मनी की ये प्रॉब्लम थी, जब मनी नहीं थी तो ये समस्याएँ आती थी। अब इसमें बताया इसने लेक ऑफ कॉमन मेजर्स ऑफ वैल्यू, कोई कॉमन मेजर्स नहीं थी, ठीक है, कॉमन मेजर्स का मतलब समझाया कि कोई फिक्स था ही नहीं। कॉमन मेजर का मतलब कोई एक वस्तु तो हो जिसके बदले में वस्तु को बेचे और खरीदा जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको एग्जांपल दिया है, एक आदमी के पास कार है, उसकी कीमत कितनी है, ठीक है, आज तो कहते 5 लाख, बड़ी गाड़ी की 10 लाख, तो पैसों में कीमत है, लेकिन पहले कैसे तय करते होंगे, जब पैसे थे ही नहीं, तो एक गाड़ी की कीमत है भाई 10 गायों के बराबर, ठीक है, और 10 क्विंटल गेहूँ के बराबर, ठीक है, 20 क्विंटल चावल के बराबर, ठीक है, और 1000 ईंटों के बराबर, जिसके पास ईंटें ही है देने के लिए, ठीक है, ईंट प्रोड्यूस करता है, ब्रिक्स प्रोड्यूस करता है, वो क्या देगा, ईंटें। तो एक गाड़ी लेना चाहता है ईंटों के बदले तो कितनी तय करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान लेना चाहता तो कितना क्या करेगा, तो कोई कॉमन मेजर्स नहीं था पैसे के आने से पहले। लेक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वन, डबल कोइंसिडेंस क्या होता है, देखो डबल कोइंसिडेंस का मतलब है, एक आदमी के पास, जैसे किसान है, उसके पास गेहूँ आ गए, फसल आ गई, अब उसको ना गायें चाहिए, अब जिस पे वो गायें खरीदना चाहता है तो कोइंसिडेंस का मतलब है उसको बदले में गेहूँ चाहिए, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, गेहूँ दे देगा, गायें ले लेगा। लेकिन जिसके पास वो गायें लेने के लिए गया, उसको गेहूँ की जरूरत नहीं थी, उसके पास पहले से ही गेहूँ थे, ठीक है, तो गाय के बदले उसको चाहिए थे चावल, ठीक है। अब जो ये पहले वाला किसान है वो अपने गेहूँ के बदले, और फिर वो चावल वाले को कोइंसिडेंस है कि उसको गेहूँ चाहिए, तो वो चावल का बदला करा के लेके आएगा और तब जाके गाय खरीदेगा। ये है कोइंसिडेंस ऑफ बात, हो सकता है कि उस टाइम पे उसको जरूरत है कि नहीं है। क्लियर। लेक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, जो पैसा है, ठीक है, मान लो आपका कोई पशु है, वो 6 महीने का है, ठीक है, आप कहते हैं 10 साल के बाद ले जाना, 10 साल के बाद वो जीवित रहता है पशु, या उस पर जितना खर्चा करता है क्या सेम वैल्यू पे दे देंगे, नहीं देंगे, ठीक है। मान लो आपके पास ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, और आप कहते हैं 15-20 दिन के बाद सेम वेजिटेबल ले जाना, वो सड़ जाएंगी, गल जाएंगी, या उनकी वैल्यू डाउन हो जाएगी, तो लेकिन जो पैसे हैं वो सेम रहेंगे, ठीक है, उनकी वैल्यू सेम रहेगी, चाहे वो 10 साल बाद लेके जाए 10,000 रहेंगे, ठीक है। लेक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टोर किया जा सकता है क्या, और किसी चीज़ को स्टोर किया जा सकता है, ठीक है। क्लियर। स्टोर, लेक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, उसकी वैल्यू को ना स्टोर किया जा सकता है, जो 10,000 रुपये है वो आने वाले टाइम में भी 10,000 रहेंगे, और पहले भी 10,000 थे, लेकिन जो दूसरी चीज़ें हैं उनकी वैल्यू स्टोर नहीं रहेगी, जैसे गेहूँ है, ठीक है, अप्रैल के महीने में सबके पास गेहूँ थे, उनकी कोई कीमत नहीं थी, लेकिन जब पूरी साल जाके फरवरी का महीना आ जाता है
फरवरी और मार्च का महीना, जब वो बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, ठीक है, आए समझे। लेकिन जो पैसे हैं उनकी वैल्यू सेम रहेगी, इनकी वैल्यू बढ़ती घटती रहती है। जैसे पशु है, ठीक है, जब दूध दे रहा है उसकी वैल्यू कुछ और है, 6 महीने के बाद दूध देना बंद कर दिया तब वैल्यू कुछ और है। लेकिन जो उनकी वैल्यू को स्टोर नहीं किया जा सकता। अब ये नहीं कह सकते कि एक पशु है उसकी वैल्यू 2 महीने के बाद भी उतनी रहेगी या 6 महीने के बाद उतनी रहेगी। मान लो 6 महीने अब दूध दे रहा है, उसकी वैल्यू 10,000 रुपये है, 6 महीने के बाद दूध देना बंद कर दे, उसकी वैल्यू डाउन चली जाएगी। क्लियर। लेक ऑफ डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी क्या होती है? डिवीजन में बांटना, ठीक है। लेक डिविजिबिलिटी का मतलब क्या है कि जब हम लेक ऑफ डिविजिबिलिटी का मतलब क्या होता है, उसको बांटा नहीं जा सकता। पहले कोई भी चीज़ें थी, ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल एक पशु है, ठीक है, या कुछ भी और भी फसलें ले, उनको ना डिवाइड नहीं किया जा सकता था। लेकिन जो पैसे हैं उसको डिवाइड किया जा सकता है। 10,000 है उसका आधा 5,000 किया जा सकता है, ठीक है, 2,500 किया जा सकता है। उसका ना जो वैल्यू थी उसको डिवाइड किया जा सकता है। लेकिन जो पहले की चीज़ें थी, ठीक है, उनको ना डिवाइड नहीं किया। जो आप एक्सचेंज के रूप में यूज करते थे, जैसे कमोडिटी वर्सेज कमोडिटी, ठीक है, उसमें ना आधी चीज़ें नहीं किया जा सकता था। फॉर एग्जांपल कि भाई जैसे 5,000 की कोई चीज़ है, उसको 2,500 वैल्यू की जा सकती है, उसकी आधी की जा सकती है, ठीक है, डबल किया जा सकता है। लेकिन जो पहले कोई कमोडिटी एक्सचेंज करते थे, ठीक है, उसको डिवाइड नहीं कर सकते थे, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे। आई समझ में। डिफिकल्टी इन एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज, डिफिकल्टी इन एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज, जो सर्विसेज थी उनकी कीमत कैसे तय होती थी। मान लो एक टीचर्स पढ़ाता है स्कूल में, तो जो बार्टर सिस्टम है उसको क्या मिलता होगा, या जो भट्ठे पे काम करता है, ईंटों के भट्ठे पे काम करता है, उसको बदले में भट्ठे वाला क्या देगा, ठीक है। एक जो कपड़े की मिल में काम करता है तो उसकी सर्विसेज क्या देता होगा। मान लो आज सर्विसेज जो भी सर्विस करता है उसके बदले में क्या मिलते हैं, पैसे मिलते हैं। लेकिन बार्टर सिस्टम में जब कमोडिटी वर्सेज कमोडिटी थी तो उसके बदले में क्या मिलता होगा। क्लियर। तो यहाँ पे ये थे इसकी डिफ़िकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम। ये बार्टर सिस्टम की कमोडिटी वर्सेज कमोडिटी की डिफ़िकल्टीज थी। क्लियर है। इसकी वजह से पैसे का इनोवेशन व मनी आई गई एक कॉमन मेजर्स के रूप में, स्टोर ऑफ वैल्यू के रूप में, ठीक है, एक्सचेंज के मेजर्स के रूप में ये मनी को इनोवेटेड किया गया, इन्वॉल्व किया गया। तब से मनी की शुरुआत हुई। अब है सप्लाई ऑफ मनी। इस जो मनी की सप्लाई होती है उसमें क्या क्या चीज़ें आती है। देखो, यदि हम कहें कि आज टोटल पैसा कितना है, तो वो होती है सप्लाई। आज इंडिया के अंदर टोटल मनी कितनी है, टोटल मनी में क्या आएगा, 100 के कितने नोट हैं, 500 के कितने नोट हैं, 1000 के कितने हैं, 1-1 रुपये के कितने हैं, 5 के कितने हैं, 20 के कितने, मतलब टोटल मनी सप्लाई कितनी है। यदि हम ये पूछें कि जब आरबीआई ने पहला नोट छापा था उससे लेकर अब तक की जो सप्लाई हुई है कितनी हुई है, तो उसका मेजर्स कैसे करेंगे। तो उसके मेजर्स के लिए करते हैं टोटल स्टॉक ऑफ मनी। क्या क्या चीज़ें यूज करेंगे, करेंसी नोट्स, जितने तो नोट्स हैं 10 के, 5 के, 2-2 के, 4 के, कॉइन्स, 2 का कॉइन्स है, 5 का, ये क्लियर हो गया। एक तो ये चीज़ें उनका तो हिसाब किताब है कि भाई जितने जनता के पास गए हुए हैं अब प्रेजेंट में जितने नोट्स हैं। डिमांड डिपॉजिट ऑफ बैंक्स, डिमांड डिपॉजिट्स क्या होता है, वो पैसा, कौन सा पैसा जो बैंकों में है लेकिन कौन से अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में है या करंट अकाउंट में है। अब करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का मतलब होता है कि वो आदमी किसी भी टाइम अपना पैसा निकलवा सकता है। वो पैसा सबसे पहले कौन सा यूज करेंगे, एक तो पहले उनकी जेब में जो पैसा आदमियों के पास, ठीक है, या कॉइन्स हैं, या तो रुपए हैं या कॉइन्स हैं, ठीक है, वो पैसा जो लोगों के हाथ में है अब जो प्रेजेंट उनकी जेब में है। दूसरा उन्हीं का पैसा जो बैंकों में है और कौन से अकाउंट में है, करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट में, जिस अकाउंट से वो किसी भी टाइम निकलवा सकते हैं। क्लियर। और इन सर्कुलेशन आर हेल्ड बाय पब्लिक एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। अब जो एक पर्टिकुलर टाइम में लोगों के पास जितना पैसा है और उनके जो डिमांड डिपॉजिट है वो पैसा सप्लाई ऑफ मनी में आता है। सप्लाई ऑफ मनी डज नॉट इंक्लूड कैश बैलेंस हेल्ड बाय द सेंट्रल एंड गवर्नमेंट एंड स्टॉक ऑफ money held by banking system of the country as they are not in actual circulation of the country. Supply money does not include cash pay balance held by central and state government. जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बैलेंस बचा है उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय बैंकिंग सिस्टम ऑफ कंट्री एज दे आर नॉट इन एक्चुअल सर्कुलेशन ऑफ द कंट्री, क्योंकि वो एक्चुअलिटी में सर्कुलेशन में पैसा नहीं आ रहा है। अब जो मनी सप्लाई है उसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं बेसिकली। इसमें क्या होगा, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, जो पब्लिक के हाथ में पैसा है अब।
नेट डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक, और कमर्शियल बैंक के पास जितना पैसा वो पड़ा है। ठीक है, अब इसमें क्या आता है M1, देखो अपने चार हैं, मनी सप्लाई इज इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस M3 M4। ये चार चीज़ें होती हैं। M1 में क्या क्या है, C करेंसी, जो लोगों के पास जेब में है उनके पास अभी है। डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है जो पैसा उनके सेविंग अकाउंट में है वो किसी भी टाइम निकलवा सकते हैं। OD अदर डिपॉजिट्स, अदर डिपॉजिट्स का मतलब है कि जो IMF है, वो WTO है, या जो बाहरी संस्था है, उनका पैसा रिजर्व बैंक में है, वो भी अपनी मनी सप्लाई में आएगा, क्योंकि रिजर्व बैंक कभी भी उनको यूज कर सकता है। करेंसी एंड कॉइन्स विद द पब्लिक, D का मतलब है डिमांड डिपॉजिट्स और अदर डिपॉजिट्स। अब जो सेकंड है M2, अब क्या होता है, देखो जो पोस्ट ऑफिस सेविंग होती है, ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे कुछ तो कैश रखना पसंद करते हैं, कुछ करंट अकाउंट में, उससे आगे जो लिक्विडिटी होती है, अब लोग क्या करेंगे अपने पैसे को, जो सेविंग अकाउंट से एक्स्ट्रा यदि पैसे डालना तो वो बैंक में डालते हैं, क्योंकि जो उस बैंक में नहीं, पोस्ट ऑफिस में जमा करवाना पसंद करते हैं, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में उनको ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट मिलती है, उनको ब्याज ज़्यादा मिलता है, इसलिए वो किस में डालेंगे, पोस्ट ऑफिस में। तो M1 में यदि हम पोस्ट ऑफिस की सेविंग को जोड़ दें, डिपॉजिट्स को, तो M2 आ जाएगा। M3 में क्या जोड़ेंगे, M1 में जो FD होती है तो लोगों का ही पैसा, मान लो 5 साल की FD करवा रखी है। FD क्या होती है, फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट्स का मतलब है कि भाई 5 साल से पहले आप पैसे नहीं ले सकते। यदि 5 साल की FD है, 10 साल की FD है, तो 10 साल से पहले आप पैसे नहीं निकलवा सकते, वो होती है FD। ठीक है, लेकिन पैसा किसका, वो लोगों का, तो वो भी मनी सप्लाई में आएगा। M1 में यदि हम FD भी जोड़ देंगे तो M3 आ जाएगा। और M4 यदि हम टोटल पैसा निकाल लें, टोटल पैसा कौन कौन सा, M1 में क्या क्या, C करेंसी जो लोगों के पास है, OD अदर डिपॉजिट्स, और DD का मतलब डिमांड डिपॉजिट जो करंट अकाउंट में या सेविंग अकाउंट में, अदर डिपॉजिट्स जो रिजर्व बैंक के पास पड़ा है। ये कंप्लीट हो गया M1 में। फिर क्या जोड़ा, पोस्ट ऑफिस वाले पैसे भी जोड़ लिए, और जो उनकी FD करवा रखी बैंकों में वो पैसे भी जोड़ लिए। तो अब क्या हो गया, टोटल M4 क्या हो गया, जो टोटल जो पैसे हैं सर्कुलेशन में, वो सारा पता लग गया कि लोग या तो पैसे अपने पास रख रहे हैं या बैंक में जमा करा रहे हैं। बैंक में जमा करा रहे हैं तो लिक्विड कौन सा है, जो कभी भी निकलवाया जा सकता है। फिर पोस्ट ऑफिस में, और उसके बाद किसमें, FD करवा रखी जिसने 10 साल की, 20 साल की, लेकिन पैसा किनका है, वो मनी का, तो लोगों का, तो वो मनी सप्लाई में आएंगे। तो मनी सप्लाई के 4 कंपोनेंट्स हो गए, M1, M2, M3 और M4। M1 में क्या क्या आएगा, C करेंसी जो लोगों के हाथ में है, अभी जेब में है। दूसरा, जो उन्होंने करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट में डलवा रखा है, वो कभी भी निकलवा सकते हैं। OD होता है अदर डिपॉजिट्स, जो IMF की होगी, WTO की होगी, जो रिजर्व बैंक के पास है, वो तो होगी M1 में। M2 में क्या होता है, पोस्ट ऑफिस की, और जोड़ दी M1 में। M3 में क्या है, M1 में ही FD जोड़ दी। क्लियर है, एक तो बैंक का सिस्टम हो गया। ठीक है, फिर M1 प्लस पोस्ट ऑफिस का, M1 प्लस FD का। अब M4 में क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ लेंगे, पोस्ट ऑफिस को भी, FD को भी, और पहले वाले M1 को भी। ये होता है M4। टोटल डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन एक्सक्लूडिंग द डिपॉजिट्स ऑन NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। अब यहाँ पे अब 6th लेसन स्टार्ट हो गया, बैंक। बैंक किसे कह देते हैं, किसे कहते हैं, बैंक आर बेसिकली हु डिपॉजिट्स एंड विड्रॉ मनी, जो पैसे की जमाओं को स्वीकार करते हैं और लोन प्रोवाइड कराते हैं, उसको बैंक कहा जाता है। बैंक इज ए इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट्स द डिपॉजिट्स, जो डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है, एंड क्रिएट असेट्स, जो असेट्स को क्रिएट करता है, उसको बैंक कहा जाता है। अब ये 2 प्रकार के होते हैं, कॉमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक। कॉमर्शियल बैंक कौन से होते हैं, जितने भी अपने PNB है, स्टेट बैंक है, HDFC है, एक्सिस बैंक है, ये सारे कॉमर्शियल बैंक्स हैं। कॉमर्शियल बैंक्स आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हु एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, जो पब्लिक से पैसा जमा करते हैं, स्वीकार करते हैं, एंड प्रोवाइड द लोन फैसिलिटी फॉर इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट के लिए लोगों को पैसा देते हैं, विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स, प्रॉफिट कमाने के लिए, प्रॉफिट के मकसद से जो लोगों को लोन प्रोवाइड कराते हैं। कौन से हो गए, कॉमर्शियल बैंक वो इंस्टीट्यूशन है जो लोगों के पैसे को स्वीकार करते हैं, जमा करते हैं अपने पास, और अन्य लोगों को लोन प्रोवाइड कराते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए।
फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक। अब कॉमर्शियल बैंक के क्या क्या फंक्शन है, काम क्या क्या है जो कॉमर्शियल बैंक है। प्राइमरी फंक्शन एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, जो भी आदमी जमा करवाना चाहे जमा करवा सकता है, बैंक उसको स्वीकार करता है। एडवांसिंग लोन्स, लोन देता है उनको, जो पैसे कुछ आदमी जैसे मान लो ए बी पर्सन है या 2-4 आदमी पैसे जमा करा के फिर उनको अदर पीपल को जो जिनको पैसे की जरूरत है, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, उनको लोन प्रोवाइड करा दिया। अब क्या होता है, मान लो 100 रुपये कोई आदमी जमा करा गया, ठीक है, तो वो क्या करेंगे 10 रुपये तो उन्हें पास रखेंगे, 90 रुपये लोन में दे देंगे, ठीक है। 90 रुपये जब लोन के दिए तो वो बदले में 110 लेंगे, तो जब वो वापस 110 आएंगे तो 90 तो उन्होंने 90 और 10 जो उसके पर 100 तो पहले वाले को दे दिए और 10 अपने पास रख लिए। तो बैंक इस प्रकार से असेट्स क्रिएट करता है, प्रॉफिट भी कमाता है और लाइबिलिटी क्रिएट करता है। डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज, डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब है जो एक्सचेंज करते हैं, मान लो ए के पैसे पड़े हैं बी को दे, ए ने बी को पैसे देने हैं लेकिन बैंक में है, तो वो क्या करेगा, चेक दे देगा इसको बी को और वो बैंक वहाँ से पैसे दे देगा। तो इस प्रकार का जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो भी बैंक करता है। सेकेंडरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन क्या होती है, एजेंसी फंक्शन। ट्रांसफर ऑफ फंड, जो कमर्शियल बैंक है वो फंड का ट्रांसफ़र करते हैं, जितना भी फंड्स आता है डेवलपमेंट के लिए उसका ट्रांसफ़र होता है। कलेक्शन ऑफ फंड्स, जो जितना भी पैसा है उनको इकट्ठा करता है, स्वीकार करता है। परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर, जो कस्टमर होते हैं, कस्टमर का पैसा बैंकों में होता है और बैंकों से, अब जैसे आपने सुना होगा कि जिसे बैंक में से किस्तें चली जाती हैं, ठीक है, जैसे मान लो जिनका बैंक में अकाउंट होता है और उन्होंने कोई वस्तु खरीदी तो उन्होंने ना बैंक का नंबर देते हैं। जैसे कभी आपने सुना हो जिसने गाड़ी निकलवाई है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, बैंक अकाउंट दे देंगे। तो बैंक हर 6 महीने या हर 3 मंथ पे जैसे भी उसकी वो होगी इंस्टॉलमेंट होगी, इंस्टॉलमेंट काटता रहता है, बैंक से ही वो जाते रहते हैं पैसे। तो इस प्रकार का भी वो बैंक कार्य करता है। कलेक्शन ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, जितने भी लोग पैसे जमा कराते हैं उनको इंटरेस्ट भी मिलता है बदले में। पेमेंट्स ऑफ बिल्स एंड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, जी मान लो इंश्योरेंस करानी है और बैंक में पैसा है तो बैंक में से ही चले जाते रहेंगे, ठीक है। जैसे इंश्योरेंस, जब इंश्योरेंस होता है तो बैंक से ही पैसे चले जाएंगे, ठीक है, वो अकाउंट से। एक्टिंग एज एग्जीक्यूटर एंड ट्रस्टी ऑफ विल, ट्रस्टी ऑफ विल का मतलब है कि कई बार जो गारंटर है बैंक वो बनता है बीच में। यदि मान लो उसको कोई इन्वेस्टमेंट करना है पोर्टफोलियो में या शेयर मार्केट में, तो जो उसकी बैकग्राउंड होती है बैंक की डिटेल भरनी पड़ती है, तो बैंक उसके ट्रस्टी के रूप में भी काम करता है। एक्टिंग एज कोरस्पोंडेंट्स एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कस्टमर एंड प्रोवाइड लेटर ऑफ क्रेडिट टू द कस्टमर, उसको सर्टिफिकेट देता है कि इसके इतने पैसे पड़े हैं, या जो रसीद देता है, हिंदी में बोलते हैं उसको रसीद। जनरल यूटिलिटी फंक्शन, जो उसके जर्नल काम है बैंक के। परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज देखो, फॉरेन एक्सचेंज क्या होती है, जो डॉलर है, पौंड्स है, ठीक है, स्टर्लिंग है, जो दूसरे देशों की करेंसी है, दिनार हो गया, ठीक है, तो ये जो दूसरे देशों की करेंसी है इनको भी स्वीकार करता है बैंक, इनके बदले में इंडियन रुपीज़ देता है। जिसको बाहर जाना है इंडियन रुपये के बदले दूसरे देशों की करेंसी देता है, तो ये खरीदता और बेचता है। इंश्योरेंस ऑफ ट्रेवलर चेक, जो ट्रेवलर चेक होते हैं उनकी भी गारंटी देता है। जैसे अकाउंट में ये होते हैं, एटीएम हो गया, ठीक है, स्मार्ट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, तो इनके माध्यम से भी ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। सेफ कस्टडी ऑफ वैल्यूएबल गुड्स इन लॉकर्स, अब जैसे कि आपको पता है बैंकों में ना लॉकर की फैसिलिटी आ गई, जिसको अपनी ज्वेलरी रखनी है, जिसको अपना कीमती सामान बैंक में रखना है, तो उसकी फैसिलिटी भी बैंक देता है। अंडर राइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज़, जितनी भी सिक्योरिटीज़ होती है, ठीक है, उनके अंडर राइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज़, सिक्योर होता है आदमी, क्यों, क्योंकि उस पर लिखा होता है जैसे कि भाई जिसके पैसे बैंक में है वो सिक्योर हो जाता है, कि क्यों, क्योंकि जो रिजर्व बैंक का वो होता है, जो रिजर्व बैंक के है उनके सिग्नेचर होते हैं कि जो धारक है उसको इतने रुपए अदा करने का वचन देता है, क्योंकि उस पैसे के बदले उन्होंने रिजर्व बैंक में गोल्ड रखा होता है या दूसरी एसडीआर्स रखे होते हैं। क्लियर। अब है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या होता है, केंद्रीय बैंक, जो नोट छापता है, जो पूरी कंट्री का हेड होता है, वो बैंक सेंट्रल बैंक। द सेंट्रल बैंक इज द अपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ ए कंट्री, जो पूरे देश की करेंसी को संभालता है या मॉनेटरी सिस्टम पे कंट्रोल रखता है, वो सेंट्रल बैंक होता है किसी भी देश का। जैसे अपने देश में आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इट मेक्स मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द कंट्री इन पब्लिक इंटरेस्ट, जो लोगों की भलाई के लिए मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, मौद्रिक पॉलिसी बनाता है कि कितनी सप्लाई करनी है, कितनी डिमांड है, उसके हिसाब से कितने नोट छापने हैं, ठीक है। इंटरेस्ट ब्याज दर मैनेज करता है। सुपरवाइज एंड फैसिलिटी द बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री, बाकी जितने भी जैसे कमर्शियल बैंक है उनके ऊपर सुपरवाइजरी का काम करेगा या दूसरे कार्य करता है। फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, अब सेंट्रल बैंक के काम क्या क्या है। बैंक ऑफ इशू,
बैंक ऑफ इसको मतलब है नोट छापता है वो, ठीक है, कितने नोट छापने हैं, देश में कितनी डिमांड है और पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कितने नोट छापे जाने चाहिए, ठीक है, कि वो काम सेंट्रल बैंक करता है। बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का बैंक है ये, कोई भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अपने देश की, जो सुपर पावर गवर्नमेंट होती है उसका बैंक होता है, उसको गवर्नमेंट को सलाह भी देता है, गवर्नमेंट को इमरजेंसी के टाइम पे लोन प्रोवाइड कराता है और अन्य नए नोट छाप कर भी सप्लाई करता है। बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर, जितने भी बैंक होते हैं देश के अंदर उन सब का सुपरवाइजर, इसका मतलब जो कंट्रोल कर सकता है, मनी सप्लाई पे कंट्रोल करना है, ठीक है, वो या बैंकों पे कंट्रोल करना है तो आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है जैसे इंडिया में, तो सेंट्रल बैंक दूसरे देशों में करता है। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, जो क्रेडिट होता है कितना पैसा चला गया लोगों के पास उसका भी कंट्रोल सेंट्रल बैंक कर सकता है। लेंडर्स टू द लास्ट रिजोर्ट, एक बैंक जो दिवालिया हो चुका है, इसका मतलब क्या, जो घाटे में चल रहा है, उसको कहीं से भी लोन नहीं मिल रहा या उसकी कहीं से भी हेल्प नहीं हो रही है, तो लास्ट रिजोर्ट के रूप में आरबीआई काम करता है। जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा इमरजेंसी आती है, इमरजेंसी का मतलब फ्लड्स आ जाती है या देश में इमरजेंसी सिचुएशन होती है, तो उस टाइम भी रिजर्व बैंक जो लास्ट रिजोर्ट के रूप में काम करता है, मतलब उनकी जो लास्ट उम्मीद होती है वो रिजर्व बैंक होता है। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जितनी भी फॉरेन एक्सचेंज क्या होती है, जो दूसरे देशों की करेंसी है उनकी कस्टोडियन, कस्टोडियन का मतलब अपने पास रिजर्व रखता है, रिजर्व का मतलब उसके पास कस्टडी के अंदर में होता है आरबीआई की। जैसे दूसरे देशों पौंड स्टर्लिंग है, हमें अमेरिका से मान लो कोई चीज़ें मंगानी है तो हमारे पास जो डॉलर है उनकी कस्टोडियन आरबीआई के पास ही है, हमें डॉलर है या दूसरे देशों की जो करेंसी है वो आरबीआई से मिलती है, वो कस्टडी के अंदर रहती है उसकी। मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन बाय द कॉमर्शियल बैंक, जो कॉमर्शियल बैंक है वो क्रेडिट क्रिएशन कैसे करते हैं। अब देखो क्रेडिट क्रिएशन क्या कैसे होता है, मान लो एक आदमी, एक एग्जांपल ले लें, यदि ए बैंक के पास कोई आदमी पैसे जमा कराने आया 100 रुपीज़, ठीक है, एक आदमी 100 रुपीज़ जमा कराने आया, इसने क्या किया, 10 रुपये यहाँ रख लिए, आगे 90 रुपये एक आदमी को दे दिए, ठीक है, उस आदमी ने भी किसी दूसरे बैंक में जमा कराए 90 रुपये, या एक ही बैंक है मान लो पूरे देश में, उस आदमी 90 रुपये जमा कराए, 9 रुपये यहाँ रखे 10%, 81 किसी तीसरे आदमी को दे दिए, तीसरे आदमी ने अपना काम किया, उसने बैंक में जमा कराया 81, आगे 10% 8 रुपये रख लिए, ठीक है, तो 72 रुपीज़ आगे दे दिए। तो इस प्रकार जब बैंक कहता है कि 100 रुपये उसके जमा है, 80 रुपये दूसरे आदमी के, 70 रुपये तीसरे आदमी के, 60 रुपये फोर्थ पर्सन के, तो इतने तो मेरे पास जमा है, और कर्ज किस किसको दे रखा, 90 इसको दे रखा, 83 इसको दे रखा, 70 इसको दे रखे, 60 रुपये इसको दे रखे, तो इतने क्रेडिट और डेबिट लाइबिलिटीज़ दिखाता है, वो सेट्स होती हैं जो बैंक के सेट्स है, टोटल वैसे एक्चुअलिटी में पैसे कितने 100 रुपये, और वो देनदारी किसकी दिखा रहा है, जितनी CRR के हिसाब से 1000 रुपये की असेट्स दिखा रहा है, बोला इतने रुपए मैंने उसके देने हैं, इतने उस पे लेने हैं, ठीक है, तो ये होता है क्रेडिट क्रिएशन। क्लियर है। अब क्रेडिट इज डिफाइंड फाइनेंशियल मेड अवेलेबल बाय वन पार्टी टू अनदर पार्टी टू ए सर्टेन रेट ऑफ एक्सचेंज, एक एक्सचेंज के रूप में जो क्रेडिट किया जाता है उसको क्रेडिट बोला जाता है। द कैपेसिटी ऑफ बैंक टू क्रिएट मनी और क्रेडिट डिपॉजिट अमाउंट ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट्स एंड लीगल रिजर्व रेशियो LRR। देखो दो चीज़ों पे निर्भर करता है कि एक बैंक कितना क्रेडिट क्रिएशन कर सकता है, ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है कि जमा करवाने वाले पे पहले जो प्राइमरी डिपॉजिट होगी वो कितने रुपए हैं, और LRR या CRR कैश रिजर्व रेशियो कितना है। कैश रिजर्व रेशियो कितना होता है, देखो जैसे आपको एग्जांपल दिया कि एक आदमी 100 रुपये जमा करा गया बैंक के पास, तो उसने ना अपने पास 10 रुपये रखे, ठीक है, तो आगे कितने दिए गए 90 रुपये, आगे फिर 9 रुपये यहाँ रख लिए 10%, तो आगे 81 दे दिए गए 10% 8 रख। यदि मान लो ये 20% हो तो क्रेडिट क्रिएशन क्या जाएगा, 100 में से 20 यहाँ रख लिए, 80 आगे गए, 80 में से 20% रखे, ठीक है, तो क्रेडिट क्रिएशन कम होएगा। यदि जितना कम होएगा, 5 यहाँ रख लिए तो 95 चले गए, 5% फिर उसका फिर आगे चले गए, तो जितना ज़्यादा CRR होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा CRR होगा उतनी ही मनी सप्लाई कम होगी या क्रेडिट क्रिएशन कम होगा, ठीक है, जितना कम CRR होगा उतनी ही क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा होगी। अब CRR होता क्या है, LRR लीगल रिजर्व रेशियो फिक्स्ड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री एंड इट इज मिनिमम रेशियो ऑफ डिपॉजिट लीगली रिक्वायर्ड टू कैपिटलाइज कैश बाय बैंक्स। ये क्या होता है, जो सेंट्रल बैंक है वो कॉमर्शियल बैंक को ये कहती है कि भाई कोई भी आदमी जमा कराने आए तो उसका कुछ % कैश के रूप में हमेशा रखना है,
क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो जो आदमी जमा करा के गया है वो अपने पैसे वापस लेने आ सकता है, और यदि टाइम पे उसको पैसे नहीं मिले तो उसको बैंकिंग सिस्टम से विश्वास उठ जाएगा। क्लियर? तो उसको कुछ परसेंट, सभी लोगों के कुछ परसेंट कैश के रूप में हमेशा अपने पास रखने पड़ते हैं। उसको बोलते हैं LRR, जो रिजर्व बैंक द्वारा फिक्स किए जाते हैं कि भाई 20% रखने हैं अपने पास, 50% रखने हैं, 10% रखने हैं। जितने ज़्यादा परसेंट रखेंगे उतना ही कम क्रेडिट क्रिएशन होएगा, जितना कम रखेंगे उतना ही ज़्यादा क्रेडिट क्रिएशन होएगा। मान लो 100 रुपये है, ठीक है, 100 में से 50% कह दिया उन्होंने कि 50% कैश रखना अपने पास, 50 रख दिया तो आगे कितने जाएंगे 50, उस 50 में से 25, ठीक, 25 में से भी 12 अपने पास। तो जितना ज़्यादा होगा CRR या LRR उतनी ही कम क्रेडिट क्रिएशन होएगा। क्लियर? फिर CRR, इट इज़ ए पार्ट ऑफ LRR विच इज केप्ट विद सेंट्रल बैंक। इट इज़ ए पार्ट ऑफ LRR विच इज टू बी केप्ट विद द सेंट्रल बैंक। जो सेंट्रल बैंक में थोड़ा कैश रखना पड़ता है प्रत्येक उसको कमर्शियल बैंक को, वो। अब है स्टेटरी लिक्विड रेशियो SLR। इट इज़ ए पार्ट ऑफ LRR विच इज टू बी केप्ट विद द बैंक देमसेल्फ। जो बैंक को LRR का वो हिस्सा जो बैंक को अपने पास रखना पड़ता है। क्लियर है? और CRR क्या है? वो हिस्सा LRR का जो हिस्सा सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है। ठीक है, जो पैसे सेंट्रल बैंक के पास रखे उसने, आया समझो? जैसे 10% फिक्स किया है तो एक आदमी 100 रुपये जमा कराने आ गया, LRR कितना हो गया 10%, तो 10 रुपये रख लिए, 90 दे दिए, तो 10 में से कुछ हिस्सा तो सेंट्रल बैंक में रख के आना पड़ेगा उसको, और कुछ हिस्सा अपने पास रखना पड़ेगा। जो अपने पास रखेगा वो तो है SLR, और जो सेंट्रल बैंक के पास रखा वो CRR। कमर्शियल बैंक्स डिमांड डिपॉजिट्स आर ए पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। कमर्शियल बैंक्स lend money to the borrowers by opening demand deposits accounts in their names. The borrowers are free to use the money by writing check. According to the definition, demand deposits are a part of money supply. Therefore, creating additional demand deposits bank create money. Money creation depends upon two factors: primary deposits and legal reserve ratio. 1 upon LRR डिपॉजिट क्रिएशन, इनिशियल डिपॉजिट्स मल्टीप्लाई 1 ऑफ LRR। ये आप समझे क्या होता है कि देखो दो चीज़ें ध्यान रखना। एक होता है LRR लीगल रिजर्व रेशियो, इसके दो पार्ट हो गए CRR और SLR। जो CRR है, एक आदमी देखो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक तो LRR और एक जो जमा कराने आया। एक आदमी जो पैसे जमा कराने आया उसका कुछ हिस्सा ना उसको कैश के रूप में अपने पास रखना है, और उस हिस्से में से कुछ हिस्सा सेंट्रल बैंक के पास रखना है, और बाकी किसी दूसरे आदमी को दे देना है। फिर दूसरा आदमी जमा कराने आया तो तीसरे को दे देना है, लेकिन कितने % रखना वो जो फिक्स कर रखा है वो हिस्सा। ठीक है, तो इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। अब आता है रेपो रेट। Repo rate is a rate at which central bank of a country, Reserve Bank of India is a case of India, lends money to the commercial banks in the event of any shortfalls of funds। जब कमर्शियल बैंक को पैसों की जरूरत पड़ती है और जिस रेट पे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड कराता है वो रेपो रेट होती है। ठीक है, वो रेट जिस पे कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक से लोन प्रोवाइड होता है उस रेट को रेपो रेट कहा जाता है। क्लियर? रेपो रेट इज यूज्ड बाय मॉनेटरी अथॉरिटीज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को रोकने के लिए रेपो रेट का यूज किया जाता है। जैसे अब मान लो महंगाई आ रही है, महंगाई का मतलब क्या है, लोगों के पास ना पैसा बहुत ज़्यादा है। क्लियर है? अब क्या करेगा जो सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंक को रेट महंगे कर देगा। रेट महंगे का मतलब है ब्याज दर बढ़ा देगा। लेके जाओ भाई 100 रुपये लेके जाओ, 120 वापस करने पड़ेंगे या 130 वापस करने पड़ेंगे। अब क्या करेंगे, जो कमर्शियल बैंक है वो कम लोन लेंगे, और अब कम लोन लेंगे तो ये भी अपनी बैंक रेट मार्केट रेट बढ़ा देंगे। अब जो लोग हैं पैसे बैंक के पास लेने जाएंगे तो वो महंगे रेट पे मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए लोगों के पास कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? जब इन्फ्लेशन होएगा तो रेपो रेट को बढ़ा देंगे। अब है रिवर्स रेपो रेट। क्या होती है, जिस रेट पे कमर्शियल बैंक जमा कराते हैं वो बढ़ा देगा। ठीक है, अब ये बढ़ा देंगे तो इनको कमर्शियल बैंक को ज़्यादा पैसा मिलेगा, ब्याज मिलेगा, और कमर्शियल बैंक भी अपनी मार्केट रेट को बढ़ा देंगे तो लोग बैंकों में पैसा जमा कराएंगे, जिसकी वजह से लोगों का पैसा बैंकों की तरफ आ जाएगा
पैसा कम हो जाएगा, इन्फ्लेशन ठीक हो जाएगी। क्लियर है? रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? जिस रेट पे कॉमर्शियल बैंक आरबीआई में पैसा जमा कराते हैं और जो ब्याज मिलती है वो होती है रिवर्स रेपो रेट। डिस्क्रिप्शन क्या होता है? इंक्रीज इन रिजर्व रेपो रेट विल इंक्रीज इन मनी सप्लाई एंड वाइस वर्सा, एंड इंक्रीज इन रिवर्स रेपो रेट विल डिक्रीज द मनी सप्लाई। अब लोग पैसा जमा कराएंगे, यदि मान लो लोगों को ज़्यादा ब्याज मिलता है अपने पैसे पे तो वो जमा कराएंगे, जिसकी वजह से मनी सप्लाई कम हो जाएगी। एंड इंक्रीज इन रिवर्स रेपो रेट मीन्स दैट कमर्शियल बैंक विल गेट मोर incentives to park their funds with the RBI, therefore decreasing the supply of money in the market। इस प्रकार मनी सप्लाई को कम किया जा सकता है। क्लियर? फिर भी स्टूडेंट्स आपको कोई डाउट हो तो आप किसी भी टाइम पूछ सकते हैं। ठीक स्टूडेंट्स, एक दो बार इसको सुनना, ठीक है, या नोट्स को रिवीजन कर लेना, उस पर मार्क्स कर लेना पेंसिल के साथ, उस पर लाइन पे हेडिंग पे, या कुछ वर्ड्स ऐसा लगता है जिसका मीनिंग नहीं आता या कोई भी डिफिकल्टी आती है आपको, ठीक, उसको मार्क कर लो। ठीक है, मार्क करके पहले ये नोट्स पढ़ो, एक वीडियो देखो ये, और फिर क्या करना आपने, फिर बुक्स से पढ़ना है, और बुक्स में से जो वर्ड मान लो नोट्स में नहीं था या वीडियोस में नहीं था, जो हेडिंग थी, ठीक है, या जो लाइंस थे जिनका मीनिंग नहीं क्लियर हो, वो मार्क कर लेना, और फिर आप डाउट क्लियर कर लेना। ठीक है, जूम ऐप पे जब क्लास लगेगी तो आप अपनी जो डाउट हैं या जो मार्क कर रखे हैं वो आप पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। और फिर भी बीच में यदि कोई भी डाउट होता है तो स्टूडेंट्स यू कैन आस्क। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, दैट्स ऑल।